दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि हिस्ट्री या फिर हम कहें कि इतिहास कभी भी पूरी तरीके से सही नहीं होता है और 100% तो बिल्कुल भी नहीं। हमें जितना भी इतिहास या फिर हिस्ट्री बताई जाती है हम उतना ही मानते हैं या फिर उतने को ही बिलीव करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही बहुत बड़े इतिहास के अचीवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 20 जुलाई 1969 को घटा था और उसके बारे में हम डिटेल में ये बात करेंगे कि क्या वो सही में हुआ था या फिर वो बाकी इतिहास की तरह झूठ है। दोस्तों जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मून लैंडिंग की, जो कि 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइक कॉलिंस ने क्या सही में मून पे अपना पहला कदम रखा था, जो कि पूरी दुनिया के सामने लाइव दिखाया गया था ऑन एयर, या फिर ये बिल्कुल एक स्पेशल इफेक्ट द्वारा बनाई गई एक फुटेज थी जो कि लोगों को पागल बनाया गया। तो चलते हमारी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हिस्ट्री या फिर हम कहें इतिहास हमेशा सही नहीं होता और खासकर हिस्ट्री हमेशा 100% तो ठीक हो सकती नहीं है। तो आज हम उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या असलियत में 20 जुलाई 1969 में एक इंसान ने मून के ऊपर सही में अपना कदम रखा था, या फिर ये चीज नासा ने एक फुटेज और स्पेशल इफेक्ट्स के द्वारा लोगों को दिखाई और लोगों ने चीज मान लिया कि हाँ भाई, अमेरिका ने अपना पहला मिशन पूरा कर दिया मून पे लैंड करने का, और वो भी सबसे पहले। और साथ ही दोस्तों, यूएसए के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन एंड निक कॉलिंस, ये 3 एस्ट्रोनॉट्स ने क्या सही में उस दिन मून पे लैंड किया था? क्योंकि दोस्तों, जितने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो ये चीज मानते हैं, नहीं मानते नहीं, ये चीज का दावा करते हैं कि उस दिन मून पे लैंड हुआ ही नहीं था। और दोस्तों, वो ऐसे नहीं बोल रहे, उनके पास बहुत सारे ऐसे पुख्ता प्रूफ भी है जो कि हम आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों, जितने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के सवाल थे, आज तक नासा उनके सवालों का जवाब दे ही नहीं पाई है। दोस्तों, वो देगी कैसे? जितना भी प्रूफ है कि वो वहां पे लैंड किए थे वो सिर्फ एक फुटेज के अंदर है और उसके अलावा उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने पुराने टाइम इतिहास में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, कि मतलब दूसरी विश्व युद्ध। और दोस्तों, इस वर्ल्ड वॉर के होने के बाद 2 ऐसी महाशक्तियां वर्ल्ड के सामने निकल कर आई थी। एक यूएसएसआर, जिसको आज के टाइम में हम रशिया के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो कि आप भी जानते हो, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दोस्तों, आपको चीज जान के हैरानी नहीं होने वाली है कि उस टाइम पे यूएसए और रशिया एक साथ इतने बड़े कॉम्पिटिटर थे, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मैकेनिज्म हो, चाहे वो मशीन मेकिंग हो, या चाहे वो एक स्पेस से रिलेटेड प्रोग्राम हो। अब दोस्तों, उनका सबसे बड़ा कंपटीशन यही था कि यार स्पेस में सबसे पहले जाकर कौन दिखाएगा। और दोनों जितने भी कंट्रीज थे वो इतने ज्यादा लग गए इस चीज पे। और दोस्तों, ये वाली बाजी मार ली रशिया ने, यानी कि यूएसएसआर ने, जिसने 12 अप्रैल 1961 में यूरी गार्गिल नाम के एक इंसान या फिर एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा, और ये चीज की बाजी मार ली कि रशिया ने ही पहली बार स्पेस में कदम रखा। तो अब दोस्तों, हम ये चीज कह सकते हैं कि पहली बाजी रशिया ने मार ली और जो यूएसए है वो एक कदम नीचे हो गया है। अब दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि यूएसए पीछे रह जाएगी। उसके करेक्ट 1 साल बाद 12 सितंबर 1962 के अंदर जॉन एफ कैनेडी, जो कि उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सबके सामने ये चीज अनाउंस करी कि हम करेक्ट 10 साल के अंदर अंदर स्पेस में मून पर लैंड करेंगे और सबके सामने चीज प्रूव कर देंगे कि यूएसए ने ही पहली बार स्पेस के मून पर लैंड किया था। और दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी की इस स्पीच के बाद नासा के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था कि यार हम कैसे 10 साल के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हमें एक ह्यूमन बीइंग को स्पेस के अंदर भेजेंगे और साथ ही साथ एक प्लैनेट मून पे लैंड करवाएंगे। और दोस्तों, इस साल 1962 से पहले नासा को कुछ आइडिया नहीं था कि वो मून पे लैंडिंग करेंगे कैसे। अब दोस्तों, आप ये सोचोगे कि यार ऐसा हो क्या सकता है, नासा को यही नहीं पता होगा। अब दोस्तों, मैं बताऊं कि उस टाइम पे एक कंप्यूटर जो कि हमारे कमरे में छोटे से पार्ट फिट हो जाता है, वो उस टाइम में इतना ज्यादा बड़ा था कि वो एक रूम साइज के बराबर होता था। अब आप दोस्तों इस चीज से ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का क्या लेवल था।
और दोस्तों उसके बाद नासा को वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था। और दोस्तों चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद नासा ने इस प्रोग्राम या फिर इस प्रोजेक्ट पे 15 लाख वर्कर या फिर साइंटिस्ट और साथ ही साथ 20,000 कंपनियां लगा दी, ताकि वो 10 साल के अंदर अंदर मून पे लैंड करवा पाए, और वो भी रशिया से पहले। और दोस्तों ठीक 7 साल बाद नासा ने अपने पहले एस्ट्रोनॉट को मून पे लैंड करके पूरी दुनिया को ये चीज दिखा दी कि यूएसए ने ही इस चीज में बाजी मारी है अपने पहले एस्ट्रोनॉट को मून पे लैंड करवा के। अब दोस्तों ये चीज इम्पॉसिबल इसलिए कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे प्रूफ या फिर पॉइंट्स है जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने पहला पॉइंट ये सिद्ध किया कि यार उस टाइम पे ये चीज इम्पॉसिबल इसलिए थी कि यार उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि अपने वो एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस की रेडिएशन को पार करवा के मून पे लैंड करवा पाए। क्योंकि दोस्तों साइंटिस्ट ये चीज मानते हैं कि अर्थ को क्रॉस करने के बाद स्पेस में हमारी एक वॉन एलन बेल्ट होती है, जिसको पार करने के बाद स्पेस में इतनी ज्यादा रेडिएशन होती है कि कोई इंसान या फिर कोई भी चीज वहां से पार करके मून पे लैंड कर सकती नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों अर्थ को जब आप पार कर दोगे उसके 1000 किलोमीटर के बाद वो पहले ऐसी बेल्ट स्टार्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इनर वॉन एलन बेल्ट, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। और साथ ही साथ अर्थ को पार करने के बाद 30,000 किलोमीटर से लेकर 60,000 किलोमीटर के बीच एक और बेल्ट होती है जिसको हम आउटर वॉन एलन बेल्ट बोलते हैं, जो कि इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि कोई इंसान या फिर कोई एस्ट्रोनॉट उसको पार करके मून पे लैंड कर सकता ही नहीं था उस टाइम पर। क्योंकि दोस्तों ये रेडिएशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि एक ह्यूमन बीइंग की स्किन तो छोड़ो, उसकी पूरी हड्डियां तक पिघला सकती है, और यहाँ तक कि उसका डीएनए का स्ट्रक्चर ही बदल सकती है। अब दोस्तों जितने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थे जो कि ये चीज मानते हैं कि हमने कभी भी या फिर किसी इंसान ने कभी भी मून पे लैंड किया ही नहीं था, वो ये चीज जरूर बोलते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और साथ ही साथ माइक कॉलिंस ने हमारी अर्थ के लो ऑर्बिट का चक्कर लगा सकते थे उस टाइम पर, जो कि उन्होंने लगाया भी होगा, बट उन्होंने मून लैंडिंग का एक झूठा और फेक फुटेज बनाकर लोगों के सामने दिखाई कि लोगों को बिलीव करवा दिया कि हमने सही में मून पे लैंड किया था। और शायद उन्होंने कभी वो वॉन एलन बेल्ट को पार किया ही नहीं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डेंजरस है। यहाँ तक कि दोस्तों वो स्पेस में जरूर जा सकते थे, पर वो कभी भी वॉन एलन बेल्ट को उस टाइम में पार कर सकते ही नहीं थे, क्योंकि उस कैप्सूल के अंदर ना ही इतनी क्षमता थी कि वो स्पेस में जाके वॉन एलन बेल्ट की रेडिएशन को पार करके मून पे लैंड करवा पाए। दोस्तों ये है हमारा पहला पॉइंट जो कि प्रूव करता है कि शायद मून पे आज तक हमने लैंड किया ही नहीं है। दोस्तों इसके बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे प्रूफ है जो कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई ना, जो कि यार आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों बाय।